हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट। तो आपको पता ही होगा हमारा साइटोलॉजी का सेशन चल रहा है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सेल ऑर्गेनेलिज्म हम पढ़ रहे थे, कुछ 3-4 ऑर्गेनेलिज्म हमने पढ़ ली थी। माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे का पढ़ेंगे। तो आज हम ले लेते हैं, पहले प्लास्टिड ले लेते हैं। ये जो आपका प्लास्टिड आपका है, ये किस में पाया जाता है? प्लास्टिड आपका पाया जाता है प्लांट सेल में, सिर्फ एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाए जाते। और किस में पाया जाता है? यूग्लेना में। देखिए, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो यूग्लेना है वो क्या है? लिंक है। किसके बीच में? प्लांट और एनिमल के बीच में यूग्लेना हमारा एक लिंक है। ठीक है, तो प्लास्टिड किस में हमारा पाया जाता है? आपका प्लांट सेल में। और यूग्लेनॉइड्स जो होते हैं, यूग्लेना वगैरह जो है, प्लांट सेल में पाए जाएंगे, प्लस यूग्लेनॉइड में। यूग्लेनॉइड, इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नाम ही एक यूग्लेना। ठीक है, यूग्लेना को हम लिंक क्यों कहते हैं? किसके बीच में लिंक? लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपका क्या है? प्लास्टिड तो है ही, मतलब क्लोरोप्लास्ट वगैरह तो है ही। इसमें आपका लोकोमेंट्री आपका ऑर्गेनेली भी होगा, सीलिया फ्लैजिला होगा। सीलिया फ्लैजिला आपका क्या होता है? लोकोमोशन मूवमेंट का ऑर्गेनेली होते हैं, इसी के कारण ये लोकोमोशन मूवमेंट इसमें यूग्लेना में होता है। तो लोकोमोशन का कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? एनिमल की। और प्लास्टिड किस में? मैंने बताया प्लांट सेल में होता है, तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई? प्लांट की हो गई। तो इसलिए यूग्लेना को क्या कहा गया? ये प्लांट की भी कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें एनिमल की भी। तो ये लिंक है दोनों के बीच में। तो प्लास्टिड आपके सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाएंगे। ठीक है, जो आपका प्लास्टिड है, इसके हम फर्दर 3 पार्ट करते हैं। 3 तरह के प्लास्टिड हमें मिलते हैं प्लांट्स में। कौन कौन से मिलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड होगा, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये 3 आपको प्लास्टिड के फॉर्म्स मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं। ठीक है, तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट होगा, इसमें क्या होगा? जहाँ भी क्लोरोप्लास्ट दिखा आपको, वहाँ पे क्या कन्फर्म है? क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल होगा। तो क्लोरोफिल है आपका। तो क्लोरोफिल क्या कराता है? ये फूड सिंथेसिस करता है ना, प्लांट में फूड बनाते हैं। कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस से। तो हम क्या करेंगे? फूड सिंथेसिस बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये करते हैं, क्या करते हैं? फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, आपका क्लोरोफिल का ये काम हो गया। ये क्या है? कलरफुल ये प्लास्टिड है। क्या है? कलरफुल प्लास्टिड है, क्योंकि इसमें हमें क्लोरोफिल आया तो कौन सा कलर मिलेगा? ग्रीन कलर मिलेगा। ये चीज़ याद कर लो आप। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में आपका राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम में हम पढ़ेंगे राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है। अभी आप ये याद रखो कि प्लास्टिड में अगर कोई जनरल पूछ ले, प्लास्टिड में राइबोसोम होता है, तो आपको यस करना है। जब पर्टिकुलर पूछे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट किसमें, तो क्लोरोप्लास्ट में आपका राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ पे आपका फूड सिंथेसिस होता है, ये कलरफुल पिगमेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस पिगमेंट होता है। ठीक है, मतलब ये प्लांट में कलर कहीं नहीं देगा। जहाँ ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड होगा, वहाँ ये कलर देने का काम नहीं करेगा। कलरलेस प्लास्टिडियो होता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक एरिया में, जहाँ आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ठीक, नॉन फोटोसिंथेटिक एरियाज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आप याद करो। ये कहाँ होगा? आपका क्लोरोप्लास्ट वहीं होगा जहाँ फोटोसिंथेसिस हो सकती है, मतलब ये सन की जहाँ रेज पहुँच सकेंगी वहाँ क्लोरोप्लास्ट होंगी। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होगी? नॉन फोटोसिंथेटिक एरिया, जहाँ आपकी रेज नहीं पहुँचेगी। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होती है? आपकी जो रेज है, सन रेज से ही जो आपका फूड बनता है क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट की मदद से प्लांट्स में, उसी को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो जो ये ल्यूकोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? जहाँ आपका सनलाइट नहीं पहुँच रही है,
इसमें आपको फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, नॉन फोटोसिंथेटिक एरिया में, तो कहाँ आपकी लाइट्स नहीं पहुँचती हैं? रूट में, ज़मीन के नीचे नहीं पहुँचती। रूट हो गया, जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं उसमें भी आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है। अंडरग्राउंड आपकी जो स्टेम्स होंगी उसमें ये आपका रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स में प्रेजेंट होंगी ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये करती क्या है? ये क्या करती है? स्टोरेज ऑफ फूड्स करती हैं। ये फूड को क्या करती है? स्टोर करती हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड ये करती है। अब क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट भी एक कलरफुल पिगमेंट होता है, कलरफुल प्लास्टिड होता है। इससे कौन कौन से कलर आते हैं? इससे आते हैं रेड, येलो और ऑरेंज कलर। ठीक है, तो ये रेड ऑरेंज कलर आप ये सब कहाँ देखते हो? किस में देखते हो? तो ये आप देखिए, जैसे आपका फ्रूट हो गया वो रेड हो सकता है, येलो ऑरेंज ये सब होते हैं। फ्रूट फ्लावर्स जो आपको रंग बिरंगे फूल दिखते हैं तो किसकी वजह से होते हैं? वो आपके क्रोमोप्लास्ट की ही वजह से उसके कलर आ रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स में भी होते हैं, सीड्स के भी कलर्स आते हैं ना। तो प्रेजेंट इन फ्रूट, फ्लावर्स एंड सीड्स। देखिए क्रोमोप्लास्ट का हम एक ये देख लेते हैं, लाइकोपिन। लाइकोपिन क्या है? ये जो लाइकोपिन आपका पिगमेंट है ये टोमेटो में आपका कलर लाने का काम करता है। ये क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के अंदर आएगा। देखिए हर एक जो आपका वो है पिगमेंट है वो अलग अलग कलर देगा ना, तो जो लाइकोपिन है वो टोमेटो में रेड कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर कैरोटीन जो है ये आपका कैरेट के लिए, कैरेट में कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, एक आप ये पढ़ो फाइकोसाइनिन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। फाइकोसाइनिन जो होता है पिगमेंट, ये क्या करता है? हमको अल्ट्रा वायलेट रेस से, हमको नहीं अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेस इन प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट कौन करता है? फाइकोसाइनिन पिगमेंट। किसमें? क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड में फाइकोसाइनिन आपको अल्ट्रावायलेट रेस से प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, आपको नहीं, सॉरी। ठीक है, तो प्लास्टिड में आपको ये सारी चीज़ें आपने, मैं एक सिस्टमेटिक बना दी हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कहीं पे, ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी पूछ सकता है राइबोसोम प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, ये याद रखना। और अलग अलग पूछ सकते हैं फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड कौन है और नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड कौन है, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, राइबोसोम किस में पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या सिंथेसिस होता है, तो ये सारी आप चीज़ें याद रखोगे। इसमें आपके प्लास्टिड में क्या होगा? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन होगा। ठीक है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सॉरी। ठीक है, तो आपके प्लास्टिड में क्या होगा? आपका होगा स्टोरेज एंड सिंथेसिस होगा। ठीक है, ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये चीज़ याद कर लेना है, आपके प्लास्टिड में यही है। सबसे पहली चीज़ ये प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, पूछ लिया जाए आपके एनिमल सेल में प्लास्टिड में कितने पार्ट होते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन होगा हाँ 3, 4, 5 या नन। ठीक, तो आप नन करोगे क्योंकि एनिमल सेल में तो प्लास्टिड होता ही नहीं, वो आपको मतलब घुमाने के लिए आपका ट्रिकी क्वेश्चन वो आ जाएगा। ठीक, तो आपको ये याद रखना है प्लांट सेल में से प्लास्टिड पाया जाता है या यूग्लेनॉइड में पाया जाता है। यूग्लेनॉइड आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इसके आपके पार्ट्स याद कर लेना, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। कलरफुल कौन से होते हैं? कलरफुल कितने प्लास्टिड होते हैं? 2। कलरफुल कौन कौन से हो गए आपके? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। कलरलेस कौन सा हो गया? ल्यूकोप्लास्ट हो गया। फूड सिंथेसिस इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? किचन कहते हैं, किचन। ठीक है, किचन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ही आपका फूड बन रहा है ना प्लांट्स का, तो किचन ऑफ प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये कलरफुल पिगमेंट है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट आपके रेड, येलो, ऑरेंज कलर्स देंगे। ये कुछ आप टोमेटो हो गया, कैरेट हो गया, या आपके चुकंदर, बीटरूट, ये सब के आपको याद कर लेना है कि किसकी वजह से कौन से इसमें पिगमेंट आपका आया, तो ये मतलब कलर आया, लाइकोपिन टोमेटो से आया, ऐसे आप याद कर सकते हो।
ल्यूकोप्लास्ट में कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, अंडरग्राउंड जो आपके स्टेम हो गई, रूट हो गई, ये करते क्या हैं, ये आपके फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर मैं इसको रब करूँगी। इसके बाद अब हम दूसरा देखेंगे पार्ट, इसके बाद हम देखते हैं लाइसोसोम। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमारे पिछली वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। देखिए, आपको ये अभी समझने के लिए आपको मेरी पहले 2 जो वीडियो है साइटोलॉजी के ऊपर उसको समझना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को समझने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। इससे पहले जो मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी पढ़ाया है वो समझने के लिए सेकेंड वीडियो देखो, क्योंकि लाइसोसोम समझने के लिए आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स समझ में आना ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि ये उसी से बना है। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स किससे बना है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी दोनों से बना है, मतलब दोनों काम के साथ है तब बना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनेल्स है, साथ में काम करती हैं। ठीक है, तो वो दोनों साथ में काम करके क्या बनाया आपका, लाइसोसोम बनाया। लाइसोसोम को हम और क्या सिनोनिम हम इसका पढ़ लेते हैं पहले, ये इसको हम और क्या कह देते हैं, सुसाइडल बैग कह देते हैं। सुसाइडल बैग कह दिया या ब्लास्टिंग ऑर्गेनेली कह दिया, या मतलब ये इसको हमें कहते क्यों आप ये समझो, ब्लास्टिंग ऑर्गेनेली कह दिया। ठीक है, ब्लास्टिंग ऑर्गेनेली ऑफ सेल, ऐसा हमने इसको क्यों कहा। सुसाइडल बैग क्या होता है, सुसाइड क्या होता है, खुद ही को मार देना। ठीक, तो खुद ही को तो ये नहीं मारता, ये सुसाइडल बैग है, खुद को तो नहीं मार रहा है। ये खुद को मारेगा भी, मान लीजिए खुद को भी मार रहा है तो अपने आस पड़ोस में जो है उनको भी मार देगा। वैसे तो इसका काम बहुत अच्छा है, क्या काम है इसका, सफाई करना। सेल के अंदर आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं या जो सिक्रेशन के बाद बच रहा है, या कोई ऑर्गेनेली जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गई, ठीक है, वो खराब हो गई या पहले फंक्शन करती थी अब वो नॉन फंक्शनल हो गई है, तो अगर उसकी सफाई नहीं होगी तो ऐसे तो बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया जो काम भी नहीं कर रही है, फंक्शन नहीं कर रही है, पर तो भी आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो वो आपके सेल को नुकसान पहुंचाएंगी या स्पेस घेरेंगी। तो उनको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए, उन्हें ख़त्म कैसे किया जाए, उसके लिए आपके पास क्या है, लाइसोसोम है। ठीक है, तो लाइसोसोम वैसे तो अच्छा है, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अगर आप थोड़ी मात्रा में ले रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, पर अगर वही चीज़ बहुत ज़्यादा हम क्वांटिटी में लेने लगे, उसका यूज़ ज़्यादा करने लगे, या उसका जैसे लाइसोसोम अपना काम करना ढंग से काम करना बंद कर दे, तो आपको साइड इफ़ेक्ट दिखाएगा। इसी तरह अगर लाइसोसोम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो जो खराब चीज़ें उसको तो डिस्ट्रॉय करेगा ही, पूरी सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये इतना खतरनाक होता है, सिर्फ सेल को भी नहीं, अगल बगल की सेल को, और मतलब जितने उसके कनेक्शन में आएंगे सारी सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल ब्लास्टिंग ऑर्गेनेली कहते हैं, ब्लास्टिंग ऑर्गेनेली ऑफ सेल कहते हैं। ये जो आपकी ऑर्गेनेलीज खराब हो गई उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा, अगर ये सही से काम नहीं कर रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया, तो ये आपकी अंदर की जितनी ऑर्गेनेली काम कर रही है उनको भी खराब कर सकता है, या ज़्यादा ही खराब हो गया इसका मूड तो बाहर की सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो एंजाइम्स हैं जो हैं वो आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, फैट, लिपिड्स, ये सबको डाइजेस्ट करने में कैपेबल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो लिपिड्स होंगे वो सारे, मतलब इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो जितने भी आपके ये कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स चीज़ें हैं, इसको डाइजेस्ट करने में कैपेबल होता है। तो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, देखिए क्या इसका हम पॉइंट ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये आते कहाँ से हैं, एंजाइम्स तो प्रेजेंट है पर ये एंजाइम आए कहाँ से, ये एंजाइम आए आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होते हैं, बताया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में राइबोसोम होते हैं, ठीक है, अटैच हो जाते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये आपके एंजाइम्स कहाँ से आए, फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए।
ठीक, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं एक दो के नाम लिख देती हूँ। जैसे प्रोटीएजेज होते हैं, प्रोटीएजेज आपके एंजाइम हो गया, लिप्टेजेज हो गया, न्यूक्लिएजेज हो गया, ऐसे ही इसमें एंजाइम्स होते हैं। जैसे ये प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, लिपिड करेगा, न्यूक्लिक एसिड करेगा, ठीक। तो ये सारे एंजाइम्स इसमें हुए, ये आए कहाँ से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसकी पैकेजिंग करेगा। ये आपके जो एंजाइम्स है ये आ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर कहाँ चला गया, गोल्गी में चला गया, ट्रांसपोर्टेड टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसका पैकेजिंग करेगा और क्या कर देगा, बर्ड ऑफ कर देगा। इसकी इसने क्या किया, पैकेजिंग किया और क्या कर दिया, बर्ड ऑफ कर दिया। तो जो बना वो क्या बनेगा, प्राइमरी लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम दो पार्ट में कर देते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, एक ही। बस आप समझो कि पहले जो सबसे मेन स्टार्टिंग में जो बना वो क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। इसने अभी कुछ काम नहीं किया है, ठीक है। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम बन गया आपका। फिर इसके बाद जब ये वैक्यूल से मिल जाएगा, मतलब वैक्यूल से या जो एंडोसाइटोसिस से आपका जो मटेरियल आया उससे मिल गया, ठीक है, तो फ्यूज विथ वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल के अंदर क्या है आपका, जो एंडोसाइटोसिस से चीज़ें आई, एंडोसाइटोसिस क्या मैंने बताया था, जो बाहर से चीज़ें आई, फ्यूज़ हो गया। या अंदर से भी, मतलब अंदर भी जैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गई या वो फंक्शन करना बंद हो गई तो उससे ये फ्यूज़ हो गया, ठीक। तो वो ऑटो है, अंदर वाली चीज़ों को वो डाइजेस्ट करे। दो इसमें होते हैं ना, एक आपका एंडोसाइटोसिस बाहर से आया और एक क्या हो गया, ऑटो, मतलब अंदर वाली चीज़ों को वो खा रहा है, ठीक। तो ये प्राइमरी से आप जब ये खा लिया, फ्यूज़ हो गया, तो वो क्या बन गया, सेकेंडरी बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। अब सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होगा, जो एंजाइम होगा वो काम करेगा अपना, प्रोटीन होगा, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीज से लिप्टेज, लिप्टेज डाइजेस्ट करेगा, लिपिड से, ऐसे ही आपका न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो गई, ठीक। जब आपकी सेकेंडरी लाइसोसोम से में वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो गई तो जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में फिर आपको जहाँ जहाँ ज़रूरी चीज़ें पहुँचा देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ज़रूरी है, प्रोटीन से आपकी एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो जो जिसके पास ज़रूरी है वो पहुँचा दिया। तो आपको यहाँ पे पहले ये समझना है, ये एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब हो गया। अब क्या करना है, अब इसको सिक्रीट करना है ना, जो चीज़ें बची तो उसे सिक्रीट करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, रेसिडुअल बॉडी बन गया। जो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट थी वो एब्जॉर्ब हो गई, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्या बन गई, रेसिडुअल बॉडी बन गई। अब ये क्या होगी, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन से बाहर चली जाएगी। तो अगर कोई चीज़ बाहर जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस से वो क्या चली गई, बाहर चली गई। तो ये आपकी पूरी लाइसोसोम की साइकिल हो गई। और ये जब आपकी जो ये लाइसोसोम है, जब यहाँ से आपके बाहर जाएगी, सेल मेम्ब्रेन में डिसॉल्व हो जाएगी, या बाहर अगर देखिए ज़रूरी नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर चली जाएगी, या उसमें कुछ ज़रूरी कंटेंट है तो वो लाइसोसोम में ही डिसॉल्व हो जाएगी। तो लाइसोसोम में सेल मेम्ब्रेन में लाइसोसोम की जो चीज़ें वो डिसॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो डिसॉल्व होने से पहले जो उसके अंदर हार्मोन्स होंगे, लाइसोसोम्स के अंदर हार्मोन्स एंजाइम्स होंगे, वो क्या होंगे, आपके ब्लड में पहले फ्यूज हो जाएंगे। मतलब जो लाइसोसोम के अंदर जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो अब डिस्ट्रॉय होने से पहले वो सेल मेम्ब्रेन को दे देगा, या तो ब्लड में ट्रांसफ़र कर देगा, ब्लड में वो डिसॉल्व कर देगा, ठीक। तो आपका जो लाइसोसोम है उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसके एंजाइम्स आए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्गी में गए, गोल्गी में पैकेजिंग हुई, पैकेजिंग से प्राइमरी बना, फिर प्राइमरी से आपका फ्यूज हुआ वैक्यूल्स के साथ, तो सेकेंडरी बना, सेकेंडरी के बाद एब्जॉर्ब हो गई जो ज़रूरी चीज़ें थी, और रेसिडुअल बॉडी बनी, रेसिडुअल से फिर एक्सोसाइटोसिस से बाहर चली गई। लाइसोसोम का आपका ये चीज़ें कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसको हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और हाँ, जो लाइसोसोम होता है ये आरबीसीज, ठीक है, आरबीसीज में अब्सेंट होता है, रेड ब्लड सेल में आपका राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आपकी जो रेड ब्लड सेल है वो मतलब इसलिए नहीं प्रेजेंट होता। देखिए, अगर मान लीजिए अगर प्रेजेंट भी होता आरबीसीज में, तो अगर लाइसोसोम का दिमाग खराब हो जाता
तो रेड ब्लड सेल को मारना चालू कर देता, डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता, तो फिर आप जिंदा कैसे रहते? आपको पता है आपको खून की कितनी ज़रूरत होती है। तो ये एक चीज़ ये अच्छी कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं है, पर एक चीज़ ये भी है इसमें, जब इसमें आरबीसी में नहीं प्रेजेंट है लाइसोसोम तो ये खुद डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ठीक है। मान लीजिए आरबीसी आपने ऐसे हाथ में मारा या आपका एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो उससे आपकी कुछ आरबीसी मर गई, ठीक, तो अब उसको डिस्ट्रॉय कौन करे? नहीं तो वो वहाँ पे काला धब्बा तो बना ही रहेगा ना, वो कैसे ठीक होगा? तो उसको ठीक करने के लिए आरबीसी कहाँ जाती है? स्प्लिन में। जो ये आरबीसी ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाएगी? स्प्लिन में, ठीक। तो स्प्लिन में, स्प्लिन को क्या कहा जाता है? ये कब्र है, किसका? आरबीसी का कब्र है। आरबीसी स्प्लिन में जाके ख़त्म होती है, लाइसोसोम इसमें काम नहीं करता, ये स्प्लिन में ही जाके ख़त्म होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, आरबीसी में क्या? नो लाइसोसोम प्रेजेंट, ठीक। आरबीसी में बहुत सी चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती हैं, वो मैं आपको जो जो टॉपिक्स आएंगे उसमें बताती जाऊंगी, ठीक है। तो आपका लाइसोसोम यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम करते हैं वैक्यूल्स करते हैं। वैक्यूल्स बहुत सिंपल है, वैक्यूल्स आपके एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनिमल सेल में जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, पर मतलब नंबर ऑफ वेरी, मतलब इसमें जो नंबर्स होते हैं इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे छोटे होते हैं या बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, पर स्मॉल साइज़ के होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पर प्लांट सेल में क्या होते हैं? ये बहुत बड़े साइज़ के होते हैं और मेनली कॉमनली यूजुअली आपके एक ही होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना है? वैक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? वैक्यूल्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको याद रखना है ये दोनों में होती हैं, प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल, प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल, ठीक है। कौन कौन सी है सेल टाइप? एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, दोनों में प्रेजेंट होती है वैक्यूल्स, ठीक है। प्लांट्स में आपकी लार्ज होती हैं, एनिमल्स में आपकी स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, मैंने बताया था हर एक आपकी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? आपकी यहाँ पे यूकैरियोटिक के बाद क्या प्रोकैरियोटिक में आपकी वेल डिफाइंड नहीं होती है। वैक्यूल्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे नॉन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं और कुछ ही पाई जाती हैं जो ज़रूरी होती हैं, जिसकी ज़रूरत होती है सिर्फ वही पाई जाती हैं। तो इससे भी आपको समझना ये यूकैरियोटिक्स में सिर्फ पाई जाती हैं। जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस हो गया, ये सिर्फ यूकैरियोटिक में पाई जाएंगी। तो जब यूकैरियोटिक में पाई जा रही है तो यूकैरियोटिक की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें आपकी बाउंड ऑर्गेनेलीज, सेल्फ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होगी, इसके बाहर आपकी एक झिल्ली होगी, ठीक है। तो वैक्यूल के बाहर जो झिल्ली होगी, मेम्ब्रेन होगी, उसको हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं, उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो ये याद रखना है, वैक्यूल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें वैक्यूल जो होता है ये 90% ऑफ सेल को ये क्या कहते हैं? कैप्चर करता है। ये मतलब मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेल ये कैप्चर करता है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेल कैप्चर्ड बाय विच ऑर्गेनेली? वैक्यूल। वैक्यूल आपका मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेल ये ऑक्यूपाई करता है। इसका काम क्या है? इसको हम रिजर्वायर भी कहते हैं। रिजर्वायर क्या होता है? जो चीज़ों को रिजर्व करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये क्या है? रिजर्वायर है। किस चीज़ का रिजर्वायर है ये? रिजर्वायर से क्या ये रिजर्व करता है? ये फ्लूइड रिजर्व करता है, ठीक है। फ्लूइड हो गया, आपका डिजॉल्व मटेरियल हो गया, डिजॉल्व मटेरियल जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपका सॉल्ट्स हो गया, जो आपके काम के सॉल्ट्स होते हैं उसको ये रिजर्व करके रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये देता है, ठीक है। तो वैक्यूल्स आपके में ये सारी चीज़ें, सॉल्ट्स हो गए, वाटर तो होता ही है भाई वैक्यूल्स में, ठीक है। वाटर सैप बोल देते हैं हम इसको। तो आपका ये रिजर्वायर हो गया, वैक्यूल हो गया, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, बस आप देखो वैक्यूल क्या, एक खाली स्पेस हम दे दिए, एक थैला है जिसके अंदर हमें जो जो चीज़ें बाद के लिए रखनी है, जैसे सॉल्ट्स हो गए, डिजॉल्व मटेरियल जो चीज़ें होंगे, फ्लूइड हो गया, फ्लूइड लिक्विड कुछ हो गया, वाटर हो गया, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। हम बाद के लिए रिजर्व कर लिए, जैसे ऊँट अपने रख लेता है ना पानी उन्हें रिजर्व करके, तो हमारे पास क्या है? वैक्यूल है, ठीक है। वैक्यूल दोनों में होता है, एनिमल और प्लांट में दोनों में होता है। प्लांट में
में ज़्यादा होता है, प्लांट में ज़्यादा बड़ा होता है। देखिए आपका एनिमल में अगर छोटे छोटे इतने 3-4 भी हो गए और उसमें इतना बड़ा हो गया इकट्ठे, तो ये तो 10 के बराबर इसमें हो गया ना। इसलिए मैं बोल रही प्लांट में कंपेरिजन टू एनिमल, प्लांट में ज़्यादा वैक्यूल होते हैं, ज़्यादा वैक्यूल का स्पेस होता है, ठीक है। तो ये आपका वैक्यूल हो गया। इसके बाद हम राइबोसोम पढ़ लेते हैं, ठीक। राइबोसोम, राइबोसोम आपका कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? राइबोसोम आपका बहुत सी जगहों में प्रेजेंट होता है। पहले तो जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था उसी में हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ एंडोप्लाज्मिक पार्ट में क्या जुड़ता है, राइबोसोम जुड़ता है। तो एक राइबोसोम की कौन सी जगह हो गई? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जगह हो गई। और कहाँ होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में भी क्या आ गया? राइबोसोम आ गया। और कहाँ आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। और किस में आ जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ किस में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन आपका हो गया रफ, फिर मैं यहाँ पे ER लिख देती हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, और मैंने जब इससे पहले आपको पढ़ाया था प्लास्टिड के अंदर तो उसमें मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट में आपका क्या होता है? राइबोसोम होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है आपका राइबोसोम। राइबोसोम करता क्या है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है। क्योंकि ये बने किससे होते हैं? ये बने होते हैं rRNA से। rRNA का काम क्या होता है? rRNA का मेन काम यही होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो मेड अप ऑफ rRNA। rRNA क्या है? राइबोसोमल RNA, ठीक है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये RNA का फुल फॉर्म क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये राइबोसोमल RNA से बना हुआ है और ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ये आपका, और इसको कहते क्या है? और इसका सिनोनिम होता है, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्यों प्रोटीन फैक्ट्री कह रहे हैं? यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब सबसे ज़्यादा राइबोसोम ही तो वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लायबल होता है। यही तो आपको प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। यही आपके राइबोसोम में ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि ये RNA से बना है ना, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस तो यही करेगा। तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन की आपके सेल के अंदर क्या हो गई? एक फैक्ट्री खुल गई, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। तो आपका राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहला दिया। ये बना किससे? मेड अप ऑफ rRNA। हाँ, इससे एक चीज़ मुझे और याद आ गई। आपको जब मैं प्रोकैरियोटिक पढ़ा रही थी और यूकैरियोटिक, उसमें मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक में 70S वाला RNA होता है और यूकैरियोटिक में 80S वाला होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि राइबोसोम आपका जो है ये प्रोकैरियोटिक में भी होगा, यूकैरियोटिक में भी होगा, पर प्रोकैरियोटिक में 70S वाला होगा, यूकैरियोटिक में 80S वाला होगा। ये डिफरेंस इसका याद कर लेना। इसका कहाँ कहाँ ये पाया जाता है ये याद कर लो, और इसका काम क्या है? सिंपल से इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस का। पाया ये बहुत सी जगहों में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट। और ये बना किससे होता है? मेड अप ऑफ rRNA। rRNA कहाँ से बनता है वो हम RNA पढ़ेंगे तब बताएंगे। मैं अभी आपको हो गया थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये बनता है न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस के अंदर एक जो आपका पार्ट होता है न्यूक्लियोलाई, उसके अंदर ये बनता है। आपका राइबोसोम कंप्लीट हो गया। अब सेंट्रोमर्स, हम सेंट्रोसोम्स पढ़ते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम्स, जब सेंट्रोसोम्स पढ़ेंगे तो आपका सेंट्रियोल आएगा ही आएगा, ठीक। सेंट्रियोल्स, ठीक। तो सेंट्रोसोम्स क्या है? सेंट्रोसोम्स आपके सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। किसमें? ओनली इन एनिमल सेल्स, ठीक। देखिए ये जो सेंट्रोसोम होते हैं ये 2 सेंट्रियोल से बना होते हैं, और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये आपके परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होते हैं मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक, ऐसे बनाएंगे। तो 2 सेंट्रियोल से ये बना हुआ है, 90 डिग्री बनाता है। और आपका जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन के
वक्त ये जो आपके सेंट्रियोल्स हैं ये आपके पोल बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपका सेल डिवीज़न जब होता है तो ये जो सेंट्रियोल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं ये एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, ठीक। ये दो पोल बना दिए, फिर तभी ये जब पोल आपका बन गया फिर इसी के बाद आपके जो सेल ऑर्गेनेल से सब डिवाइड होना शुरू होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस डिवाइड हो, ऐसे ही आपका साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें डिवाइड होकर फिर दो सेल बन जाती है ना, वो इंटरफेज, प्रोफेज, ये सारी फेजेस आती है, एनाफेज, तो वो हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि ये क्या देते हैं पोलैरिटी हमें देता है, पोल बनाते हैं, पोल फॉर्मेशन करता है कब, माइटोसिस सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्या करते हैं सेंट्रियोल, पोल फॉर्मेशन करता है, पोल फॉर्मेशन करता है। तो इससे हम एक चीज़ ये भी लिख लेते हैं, ये किस में हेल्पफुल है, ये किस में काम करता है, सेल डिवीजन के टाइम पे, ये सेल डिवीजन के टाइम पे काम करता है, ठीक है। या ये रीजनरेशन करता है, सेंट्रोसोम का क्या है फंक्शन, रीजनरेशन ऑफ सेल्स, ठीक, सेल का रीजनरेशन कर रहा है। तो एक चीज़ यहाँ से ये आप याद करना है कि जो लीवर की सेल्स होती हैं, लीवर सेल्स के पास सबसे ज़्यादा आपके क्या होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, मोर सेंट्रोसोम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका रीजनरेशन जल्दी होगा, सेल डिवीजन ज़्यादा होगा। पर आपका जो ब्रेन है, ब्रेन में आपके पास दो तरह की सेल पाई जाती है, कौन कौन सी, नर्व सेल और ग्लियॉन सेल, ठीक है, ग्लियॉन सेल पाई जाती है। तो जो नर्व सेल होती है इसके पास सेंट्रोमर्स नहीं होते, नो सेंट्रोमर्स इसके पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपके नर्व सेल की वजह से कैंसर नहीं होता, कैंसर आपके ग्लियॉन सेल की वजह से होता है। और नर्व सेल आपकी 90% होती है, 10% बस ग्लियॉन सेल होती है ब्रेन में, मतलब मैक्सिमम सेल नर्व सेल होती हैं, ग्लियॉन सेल कम होती हैं, ठीक है। और ग्लियॉन सेल ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके कैंसर के लिए, क्योंकि नर्व सेल में आपका ये आपके सेंट्रोमर है ही नहीं, सेंट्रोसोम है ही नहीं, तो इसमें आपका रीजनरेशन होगा ही नहीं, सेल डिवीजन नहीं होगा, तो आपके नर्व सेल की वजह से आपका ब्रेन कैंसर नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसमें यही चीज़ें ज़्यादा, इसमें चीज़ें नहीं है सेंट्रोसोम में, ठीक है। तो सेंट्रोसोम आपका ये हो गया। इसके बाद हम थोड़ा बहुत वो पढ़ लेते हैं। देखिए सेंट्रोसोम में हमें ये और पढ़ना है कि इसको डिस्कवर किसने किया है। सेंट्रोसोम को बॉवरी ने डिस्कवर किया है, बॉवरी ने आपके डिस्कवर किया है, बायोलॉजिस्ट ने। इसके बाद हम छोटे छोटे आपके माइक्रो बॉडीज़ हैं वो हम पढ़ लेंगे। माइक्रो बॉडीज साइटोस्केलेटन चीज़ें हैं। देखिए तो साइटोस्केलेटन क्या है, साइटोस्केलेटन जो आपका पार्ट होता है सेल का, क्या साइटोस्केलेटन बॉडीज जो होती हैं कि किसका सिंपल सा आप काम याद रख लो, गिव्स शेप ऑफ द सेल, ठीक, शेप ऑफ सेल, ये सिंपल से इसका काम याद रख लो साइटोस्केलेटन का। और क्या होता है, माइक्रोविलाई, बहुत सी सेल होती हैं जिसमें आपको क्या पाया जाता है, माइक्रोविलाई पाया जाता है। माइक्रोविलाई क्या है, माइक्रोविलाई आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या आता है, याद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बॉडी, ठीक है। तो माइक्रोविलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। इनका काम क्या होता है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया, इंक्रीजेस सरफेस एरिया, ठीक है। ये आपके 600 टाइम्स आपकी जो विलाई होती है, माइक्रोविलाई विलाई भी होती हैं। तो आपके जो स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होती हैं ये आपके 600 टाइम आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, उससे छोटी होती है माइक्रोविलाई। विलाई तो बड़ी हो गई, तो अभी हमें माइक्रोविलाई पढ़ रहे हैं हम। तो माइक्रोविलाई आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, इनका भी काम क्या हो गया, इंक्रीज सरफेस एरिया। कहाँ पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ लेते हैं, आपका बचा है, आप ये मेन चीज़ आपको बता है, न्यूक्लियस बचा है। क्या बचा है, न्यूक्लियस। तो उससे पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, दोनों आपके कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनेलीज हैं आपकी, ठीक है। वैक्यूल्स हमने पढ़ लिया, ये आपके रिजर्वोयर्स हैं। प्लास्टिड पढ़ लिया, ये आपके सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। लाइजोसोम पढ़ लिया, ये क्या है, सुसाइडल बैग्स हैं, ठीक है। राइबोसोम हमने पढ़ लिया, प्रोटीन फैक्ट्री पढ़ लिया है, ठीक है। तो और क्या पढ़ लिया, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसको डिस्कवर किसने किया था, बॉवरी ने इसको डिस्कवर किया था। ये सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है,
है, प्लांट सेल में नहीं पाई जाती हैं। ये पोल फॉर्मेशन करती हैं आपके माइटोसिस सेल डिवीजन के टाइम पे। लीवर में आपके ज़्यादा सेंट्रोसोम होते हैं, आपके ब्रेन में ब्रेन के नर्व सेल्स में कोई आपके सेंट्रोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स क्या करती हैं, जो मैं आपको बताई सीलिया एंड फ्लैजिला आपकी जो है वो क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज है ना, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट कौन करता है, एक और काम हो गया सेंट्रियोल का, यही काम हो गया आपका सेंट्रियोल, ये है ना सेंट्रियोल का आपका क्या काम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला क्या है, लोकोमोटरी और मूवमेंटरी ऑर्गेनेलिज, ठीक है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जो ऑर्गेनल काम आए उसको हम क्या कहते हैं, लोकोमोटरी एंड मूवमेंटरी ऑर्गेनेलिज, सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस। आपका अभी यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपका बहुत मतलब चीज़ें कंटेन करता है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है। सेल के अंदर ही एक पार्ट है आपका, मेजर पार्ट है आपका, और हम न्यूक्लियस को और क्या नाम से कहते हैं, ये ब्रेन है सेल का, ठीक है। ब्रेन क्यों कहते हैं, ब्रेन किसे कहते हैं, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है ना। आपका ब्रेन क्या करता है, आपकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, आपको क्या काम करना है वो सब बताता है, सब चीज़ों को गाइड करता है, ठीक है। तो आपका न्यूक्लियस क्या हो गया, ब्रेन हो गया। ब्रेन ऑफ सेल, कंट्रोलर, ये सारी चीज़ें हम न्यूक्लियस को कहते हैं। न्यूक्लियस आता कब से है, न्यूक्लियस आपके प्रोटिस्टा किंगडम से आता है, ये आपको याद रखना है। ये प्रोटिस्टा किंगडम से आता है क्योंकि मोनेरा में क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है, बिफोर प्रोटिस्टा आपके क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा। न्यूक्लियोइड क्यों, क्योंकि ये आपका वेल डेवलप्ड नहीं होता है। इसमें आपके जो ऑर्गेनेलिज है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होंगी। न्यूक्लियस में आपकी जो ऑर्गेनेलिज आएंगी वो वेल डेवलप्ड होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होंगी, यहीं से आपके न्यूक्लियस आने लगेंगे, ठीक है। ये आपके जो आपके प्रोटिस्टा मोनेरा में जो होंगी वो एकदम छितड़ी न्यूक्लियस होंगी, न्यूक्लियोटाइड होंगी। इसमें आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगा, इसमें न्यूक्लियस में आपका प्रोटिस्टा से जो आएगा इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आ जाती है, ठीक है। तो ब्रेन ऑफ सेल क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियस आप देखिए, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी शायद बताया था। रॉबर्ट ब्राउन को हम बोलते हैं कि ये इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की है, ठीक। तो रॉबर्ट ब्राउन आपको इसमें एक टर्म याद रखना है, ठीक है। और देखिए न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या आता है, न्यूक्लियोप्लाज्म आता है। न्यूक्लियोप्लाज्म आया और क्या आएगा, न्यूक्लियोलस आएगा, बहुत सारी न्यूक्लियोलाई हो जाएंगी, ठीक है। राइबोसोम आ जाएगा, मेन चीज़ आ गई क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से क्या बनेगा, क्रोमोसोम। जब ये फूल गई क्रोमोसोम, आपके क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे दिखती हैं। क्रोमोसोम आपके सिर्फ सेल डिवीजन फेज में ही दिखेंगी। जब आपका सेल डिवीजन होगा उसमें जो आपके माइटोसिस में उससे फेजेस आते हैं सिर्फ उसी टाइम दिखेंगी। क्रोमेटिन पहले ऐसे आपके धागे धागे टाइप का ऐसे सिंपल दिखेगा, फिर जब ये थोड़ी थोड़ी फूल जाएंगी, सिकुड़ के ये फूल जाएंगी तो ये क्या बन जाएंगी, आपके क्रोमोसोम्स के शेप में दिखने लगेंगी, ठीक है। क्रोमोसोम्स किसकी बनी होती हैं, डीएनए, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन के होते हैं। आपके डीएनए इसमें दिखेगा, आरएनए दिखेगा, ठीक है। आरएनए डीएनए प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। तो अब हमें इन्हीं को पढ़ना है। न्यूक्लियोप्लाज्म में आपका क्या हो गया, राइबोसोम प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म के ही अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड के अंदर ही आपका राइबोसोम प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ठीक है। क्रोमेटिन ऐसे ऐसे धागे के रूप में प्रेजेंट है। तो अब हम देखते हैं आपका क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं क्रोमेटिन, ठीक। क्रोमेटिन से क्या आया, क्रोमोसोम आया।
क्रोमोसोम आपका बॉडी में मतलब पेयर्स में होते हैं, हर एक ह्यूमन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग अलग पेयर्स में होते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास होते हैं। अगर पेयर्स में नहीं देखेंगे तो मतलब 46 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स हुए, ठीक। एक होता है एलोसोम्स और ऑटोसोम्स। तो एलोसोम्स ऑटोसोम्स हैं आपके पास, एलोसोम्स ऑटोसोम्स हम कहते हैं। 22 आपके जो होते हैं ये आपके एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो गए आपके 22 क्रोमोसोम्स मेल फीमेल के, और जो आपके एक पेयर बचा उसी से आपका सेक्स डिटर्मिनेशन होगा कि आप लड़का बनोगे कि लड़की बनोगे, ठीक है। आपका जैसे मेल का हो गया XY और फीमेल का हो गया XX हो गया, ठीक है। ये पेयर है, तो पेयर है मतलब इसमें कितने क्रोमोसोम्स है? 2 क्रोमोसोम्स है, पर पेयर ये 1 पेयर है कंटेनिंग 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे भी यही है 1 पेयर कंटेनिंग 2 क्रोमोसोम्स, पर आप यहाँ देख रहे होगे यहाँ पे XY है, यहाँ पे XX है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कौन मतलब किसका मेल या फीमेल किसका क्रोमोसोम आपका सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, या आपका कौन सा सेक्स होगा, तो वो आपका मेल होता है। लड़कियों को कोसा ज़रूर जाता है कि हाँ तुम्हारी वजह से लड़कियाँ पैदा हो गई, ये वो ऐसा ऐसा ना अपने यहाँ बहुत होता है, पर ये आपका मेल का जो क्रोमोसोम होता है वो डिसाइड करता है आपका मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से आपका आएगा XY, यहाँ से क्या आएगा XX आएगा। जब ये फ्यूज़ हुआ आपका XX बना, जब आपका ये और ये फ्यूज़ होगा तो भी XX बनेगा, जब आपका ये फ्यूज़ होगा XY बनेगा, आपका ये फ्यूज़ हुआ तो आपका XY, ठीक है। ये सही किया मैंने। तो इस तरह आपका ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो आपका Y कहाँ से आ रहा है? लड़के के साइड से आ रहा है ना। Y जब Y आएगा तब आपका क्या होगा? X तो आपका कॉमन है, यहाँ से तो आपके 2 ही आ रहे हैं ना, आपके X आएगा Y आएगा, X आएगा X आएगा, इधर से X आएगा इधर से Y आएगा। तो यहाँ पे आपका जो बन रहा है, जो XY बन रहा है, ये आपके इसके क्रोमोसोम की वजह से बन रहा है। तो मेल क्रोमोसोम जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका कौन सा, आप लड़का बनोगे कि लड़की बनोगे, ठीक है। तो एलोसोम्स एंड ऑटोसोम्स में हम इसको डिवाइड करते हैं क्रोमोसोम्स को, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर आपका जो DNA पाया जाता है, DNA और आपका क्या पाया जाएगा? RNA। इससे पहले हम एक चीज़ और कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स जब हम पढ़ते हैं तो उसके सेंट्रोमर आपका कहाँ है? क्रोमेटिड जो है वो आपसे कहाँ देखे, आपका ये सेंट्रोमर हो गया। 2 क्रोमेटिड से आपका एक क्रोमोसोम बना, ठीक है। तो जब आपका क्रोमेटिड से 2 क्रोमोसोम बना, तो ये जो 2 क्रोमेटिड जहाँ जुड़ रहे हैं उसको क्या कह दिए? सेंट्रोमर कह दिए, सेंट्रोमर कह दिए, ठीक है। इनको क्या कह दिए? इन दोनों को क्रोमेटिड कह दिए, ठीक। तो ये जो सेंट्रोमर है इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें 4 टाइप्स के क्रोमोसोम बताए जाते हैं। कौन कौन से? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। और क्या है आपका? एक्रोसेंट्रिक और आपका टेलोसेंट्रिक, ठीक है। पहले वाले में क्या होगा? मेटासेंट्रिक में आपका क्या होगा? मेटासेंट्रिक में आपका कुछ नहीं है, आपके जो क्रोमेटिड है दोनों वो क्या है? सेम साइज की है। आपकी मेटासेंट्रिक में क्या है? सेम साइज है दोनों, ये दोनों जो है ना इक्वल साइज की होंगी। सब मेटासेंट्रिक में एक आपकी थोड़ी छोटी होगी, एक थोड़ी बड़ी होगी, है ना, थोड़ी सी आपकी छोटी बड़ी हो जाएंगी। एक्रोसेंट्रिक में एक बहुत ही छोटी होगी, एक बहुत ही बड़ी होगी। टेलोसेंट्रिक में क्या हो जाएगा? पोल पे होंगे आपकी क्रोमेटिड, ठीक है। आपके जो सेंट्रोमर है ये क्या है? एकदम आपके लास्ट में है, ठीक है। तो इस तरह का आपका इस हिसाब से डिवाइड किया गया है, उसके क्रोमेटिड के साइज के हिसाब से आपको डिवाइड किया गया है, ठीक है। एलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक ये सारी चीज़ें हो गई क्रोमोसोम्स में। और देखिए क्रोमोसोम्स का आपका काम क्या होता है? क्रोमोसोम्स का बहुत ज़रूरी काम होता है जेनेटिक मटेरियल ये रखते हैं ना, आपके DNA रखे, जीन, DNA के अंदर क्या आता है? जीन्स आता है ना, जीन आ गया। जीन क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आपका क्रोमोसोम क्या रखता है? जेनेटिक मटेरियल है एक,
क्रोमोसोम क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। हमारी पीढ़ी की हमारी जो जेनेटिक चीज़ें हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम क्रोमोसोम करता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, फिर डीएनए आता है। डीएनए में आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है वॉटसन एंड क्रिक का आपका हेलिक्स मॉडल याद रखना है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इसमें क्या है? वॉटसन एंड क्रिक्स डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल से इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जो डीएनए है ये क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल का स्ट्रक्चर ये डीएनए का होता है। तो डीएनए आपके बनी किसके होते हैं? देखिए, आपने बहुत इसमें सुना होगा, सभी जानते होंगे इसमें बेसिस होते हैं, शुगर होते हैं, न्यूक्लियोसाइड होते हैं। तो ये आप यही पढ़ना है। पॉलीपेप्टाइड ये चेन होते हैं। डीएनए क्या होते हैं आपके? पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? फॉस्फेट होता है। एक साइड हम फॉस्फेट लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में भी दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक साइड बेस होता है, एक साइड शुगर होता है। तो बेस में हमारे पास 4 पार्ट है। यही हमें बताता है कि ये डीएनए है कि आरएनए है। यहाँ पे हमारा ATCG होता है, एडेनिन थाइमिन ATCG, सॉरी मैंने जे लिखा है यहाँ पे जी होगा। ठीक है, तो एडेनिन थाइमिन गायनिन साइटोसिन, आपका ATCG है ना, साइटोसिन। ठीक है, और जब आपका आरएनए होगा वो वहाँ पे यूरेसिल हो जाएगा थाइमिन की जगह पे। ठीक है, तो आपके ATCG जो है ये आपके बेस हो गए। यहाँ पे शुगर होगा, फॉस्फेट से जुड़ा होगा शुगर। ये सारी पॉलीपेप्टाइड एक चेन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे सिंपल बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये आपका डीएनए बनेगा। आप इसमें जाना नहीं कि हाँ ये डीएनए नहीं है, डीएनए ही है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? फॉस्फेट शुगर का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट शुगर का ये आपका बॉन्ड बन गया। इधर पे भी ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? एक जीन हो गया। जो इतना यहाँ से सेगमेंट है कि आपका जीन, जहाँ से आपका रिपीट होने लगे सीक्वेंस तो वहीं से आप काट दो, वहाँ से एक आपका जीन बन गया। जीन मतलब आपकी सबसे बेसिक यूनिट हो गई। जीन आपके जेनेटिक मटेरियल की सबसे बेसिक यूनिट हो गई। ठीक है, तो आपका जो शुगर मिला होगा, यहीं से आपका बेस मिला होगा ना, फॉस्फेट से नहीं मिलेगा, शुगर से आपका बेस मिलेगा ATCG। तो AT जो होगा वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और जो CG होगा वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। आपकी डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल होते हैं। ये क्या जीन होते हैं, इसमें ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं। ये किसके बने होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर भी आपको याद रखना है कि पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी बनी होती है? आपके न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट की बनी होती है। न्यूक्लियोसाइड में क्या आएगा? आपका शुगर आएगा, बेस आएगा, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन। ठीक है, तो ये आपका बेस आ गया। बेस किससे जुड़ा होगा? आपका प्यूरिन होता है, पायराडिमिन होता है। ठीक है, तो आपका प्यूरिन कौन सा होता है? जो AG होता है आपका, ये आपका प्यूरिन होगा। ठीक है, आपका जो क्या बचा? TC बचा जो आपका, ये पायराडिमिन होता है। ठीक है, तो मतलब आपका जो ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा। ये आपको याद रखना है। प्यूरिन और पायराडिमिन आपके बेस होते हैं। ATCG डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। RNA में आपका सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका थाइमिन है, यहाँ पे U हो जाएगा, U फॉर यूरेसिल। ठीक, तो ये आपका RNA का हो जाएगा। RNA में सेम यही चीजें बस रहेंगी। आपका वो सिंगल हेलिक्स होगा, डबल हेलिक्स नहीं होगा। यहाँ पे आपका यूरेसिल आ जाएगा, यूरेसिल बेस आ जाएगा। और ये बनता कैसे है ये हम समझते हैं। ट्रांसक्रिप्शन हम ये प्रोसेस करते हैं। आपके डीएनए से ही आरएनए बनता है, और जब डीएनए से जो आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब आपका आरएनए से डीएनए बनता है उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देखिए, डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा? डीएनए से डीएनए ऐसे रिप्लिकेशन की मदद से बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डीएनए से डीएनए आपका रिप्लिकेशन मेथड से बन गया। ठीक, फिर यहाँ पे हमें आरएनए बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे, एक चीज़ को हटा देंगे।
क्या हटा देंगे, टी को यू से हटा देंगे, यूरेसिल से हटा देंगे, थायमिन को यूरेसिल से हटा देंगे तो आरएनए बन गया। अब आरएनए से प्रोटीन बन गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। डीएनए से आप आरएनए बना सकते हो, आरएनए से डीएनए बना सकते हो, पर आरएनए से एक बार प्रोटीन बन गया तो फिर वो रिवर्स प्रोसेस नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, जब हमें आरएनए से डीएनए बनाने तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यूरेसिल की जगह क्या कर देंगे, थायमिन रख देंगे, तो वो आपका डीएनए बन गया। जब आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये चीज़ आपका सिंपल मैंने एक आपको फ्लो से बता दिया, फ्लो चार्ट की मदद से। फ्लो चार्ट तो नहीं, आपको एक सीक्वेंस में बता दिए कि कैसे क्या बनता है। डीएनए से डीएनए बना, रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बना, ट्रांसलेशन, और प्रोटीन बनने के बाद वो अब आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं रह जाती है। ठीक है, तो इतना ही आपको अभी तक में इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको इतना ही पूछा जाता है, थोड़ा बहुत ये याद कर लो कि क्रोमोसोम्स कुछ जैसे ह्यूमन बीइंग में मैंने बता दिया 23 पेयर्स होते हैं, ऐसे ही सबके अलग अलग पेयर्स होते हैं। तो आप ये याद कर सकते हो कि किसमें कितने पेयर्स के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका डार्विन्स ने पी के ऊपर आपका दिया था एक्सपेरिमेंट, उन्होंने मटर के दाने क्यों चूज़ किए थे, क्योंकि मटर के दाने के पास सबसे कम पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे आपको एक्सपेरिमेंट करने में, आपको उनके सीक्वेंस देखने में, पता करने में ज़्यादा मुश्किल होगी। जितने कम क्रोमोसोम्स होंगे आपको ईजी हो जाएगा। तो यही आपको कुछ क्रोमोसोम्स पेयर्स आप याद कर लो, नहीं याद करना है तो कोई बात नहीं, आप समझे रहो कि क्रोमोसोम्स पेयर का क्या काम होता है, और ऑटोसोम्स, एलोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, ये बने किसके होते हैं, क्रोमेटिन के बने होते हैं, इसमें सेंट्रोमर्स होते हैं, क्रोमेटिड होते हैं, फिर डीएनए आ जाएगा, डीएनए कैसे बना, क्या कौन सा इसमें चेन होता है, ये सारी चीज़ें याद कर लो। ठीक है, फिर मैंने बताया था एनिमल एंड प्लांट सेल के बीच में मैं आपको एक डिफरेंस बताऊँगी ना। तो देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं करने हैं, जो हमने सेल ऑर्गेनेलिज के उसमें पढ़े हैं वही हम करेंगे। कौन सी सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है, कौन सी नहीं प्रेजेंट होती। एनिमल सेल में आपकी सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें आपका प्लास्टिड एब्सेंट होता है, इसमें आपका प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, इसमें आपके सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके आपको इसके डिफरेंस पढ़ने हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। तो आपका आज साइटोलॉजी का पार्ट खत्म होता है। इसके आगे हम एक नई ब्रांच लेंगे बायोलॉजी की, और मजे के साथ पढ़ेंगे। प्लीज़ बने रहिए वीडियो के साथ, और जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।